शेख मोहम्मद बिन रशीद दुबई को ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से कन्वर्ट करके टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए एक आलीशान और शाहाना स्ट्रक्चर बनवा रहे थे। दुबई के साहिल से 1300 फीट की दूरी पर ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होने वाला था और शायद सबसे ज्यादा लग्जरी भी। ये साल था 1996 और यही वो बिल्डिंग थी जिस पर दुबई का फ्यूचर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि अब दुबई के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा था। ज़ेमटिल की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे इंजीनियर्स ने खास तौर पर बुर्ज अल अरब के लिए समंदर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया। साथ साथ आपने ये भी जाना कि सेलिंग बोर्ड के इस डिजाइन की फाउंडेशन बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और अब वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे कि कैसे बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद जब इंजीनियर्स को मालूम पड़ा कि ये अर्थक्वेक और स्टॉर्म प्रूफ नहीं है, तो फिर कैसे इस मसले से जान छुड़ाई गई। कैसे 2 सालों तक इंटीरियर डिजाइन का काम चलता रहा और 2 सालों की मेहनत के बाद भी शेख ने इस डिजाइन को क्यों रिजेक्ट कर दिया था। और दुबई के रूलर की एंड टाइम पर बुर्ज अल अरब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की फरमाइश को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजर कर पूरा किया। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैलेंज नंबर 4। 2 सालों की मेहनत के बाद इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स आखिरकार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आधा खड़ा कर चुके थे, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे नए चैलेंजेस सामने आते गए। 1996 की एंडिंग में बिल्डिंग का कंक्रीट स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका था, लेकिन डिजाइन पूरा करने के लिए और बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए एक स्टील स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी। ये स्टील स्ट्रक्चर बुर्ज अल अरब के पिलर्स की सपोर्ट थी ताकि ये सारा स्ट्रक्चर टाइटली आपस में ही जुड़ा रहे। चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट के डिजाइन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये डायगोनल स्टील ट्रस बनाने थे। डिजाइन पर देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इनको बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। ये स्टील डायगोनल दुबई से 15 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में तैयार होना था और इस प्रोजेक्ट को चीफ कॉन्ट्रैक्टर मैल्कॉम मर्फी लीड कर रहे थे। हर एक डायगोनल की लंबाई एयरबस A380 से भी ज्यादा थी और हर एक का वजन 10 रोड रोलर से भी ज्यादा। ये डायगोनल्स वेल्ड करना तो शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करना वाकई बहुत ही डिफिकल्ट साबित हुआ। एक एक डायगोनल को 3 ट्रक्स की सपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाना था। ये कॉन्वॉय इतना बड़ा था कि इसके लिए सारा ट्रैफिक भी रोक लिया गया था। लेकिन जब ये डायगोनल्स कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचे तो एक और मुसीबत गले आ गई। चैलेंज नंबर 5। मसला था कि ये भारी भरकम स्टील डायगोनल्स 200 मीटर की ऊंचाई तक कैसे चढ़ाए जाएंगे। हर एक डायगोनल का वजन 165 टन था, जिनको 200 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करना था। जो लिफ्टर्स उनके पास मौजूद थे वो इतना ज्यादा वजन उठाने के काबिल नहीं थे। आखिरकार सिंगापुर से खास लिफ्टिंग गियर्स मंगाए गए जिन्होंने ये डायगोनल्स लिफ्ट किए। डायगोनल्स को लिफ्ट करके स्टील ब्रैकेट में फिट करना था, लेकिन यहाँ आकर मामले ने एक नया टर्न मार लिया। जी हाँ, क्योंकि दुबई का टेम्परेचर पूरे दिन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर नीचे होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टील एक्सपेंड होता है और टेम्परेचर ड्रॉप की सूरत में स्टील वापस श्रिंक हो जाता है। अगर ये डायगोनल्स फिक्स्ड ब्रैकेट में लगा दिए गए तो एक्सपेंशन की सूरत में पूरा स्टील स्ट्रक्चर टेंशन में आकर टूट भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। अब इन डायगोनल्स को वापस नीचे उतारा गया और आर्किटेक्ट्स इस मसले का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक बार फिर से सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार ये सॉल्यूशन निकाला गया कि जिस ब्रैकेट में ये डायगोनल फिट होंगे उसमें मौजूद वॉशर को इस तरह डिजाइन किया जाए कि जब डायगोनल एक्सपेंड हो तो वो स्टील के दूसरे स्ट्रक्चर पर टेंशन नहीं डाल सके। इस खास ब्रैकेट को फिजिकल शेप देकर तमाम डायगोनल्स फिट कर दिए गए। चैलेंज नंबर 6। अब बुर्ज अल अरब का आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर दुबई के मौसम के लिहाज से बिल्कुल नया था। दुबई के साहिल पर कभी कभी ऐसी समुद्री हवाएं भी चलती हैं जिनकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर भी जा सकती है। वैसे तो ये स्ट्रक्चर स्टॉर्म प्रूफ बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसको टेस्ट करना जरूरी था। आर्किटेक्ट्स को जिस चीज का खतरा था उसको वॉर्टेक्स शेडिंग कहा जाता है, जिसमें तेज हवा जब स्ट्रक्चर से टकराती है तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है।
ये टेस्ट करने के लिए बुर्ज अल अरब का एक मॉडल विंड टनल टेस्ट में भेजा गया। विंड इंजीनियर वॉकर बुटकराइट ने जब टेस्ट किया तो वॉर्टेक्स शेडिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये था कि तेज हवाओं के दौरान बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर वाइब्रेट करेगा, जो इंतहाई खौफनाक सिचुएशन को दावत दे सकता है। विंड इंजीनियर ने इसका जो सॉल्यूशन पेश किया उसमें बिल्डिंग का डिजाइन चेंज करना लाजमी था, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट का कहना था कि डिजाइन चेंज करने से बिल्डिंग की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। लिहाजा अब कुछ ऐसा करना था जिससे डिजाइन भी चेंज ना हो और वॉर्टेक्स शेडिंग से भी छुटकारा मिल सके। लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन भी था जिससे ये मसला हल किया जा सकता है, और वो था ट्यून्ड मास डैम्पर। जी हाँ, ट्यून्ड मास डैम्पर एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें एक वेट लटक रहा होता है। जब वाइब्रेशन पैदा होने ही लगती है तो ये सिस्टम खुद वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करके स्ट्रक्चर को महफूज रखता है। ऐसे कई मास डैम्पर्स वीक पॉइंट्स पर लगाकर बुर्ज अल अरब को वॉर्टेक्स शेडिंग से भी महफूज बना दिया गया। चैलेंज नंबर 7। अब बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन को पूरे 4 साल गुजर चुके थे। आउटर स्ट्रक्चर भी कंप्लीट था और विंड टनल टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका था, लेकिन कुछ तो था जो इस आलीशान ड्रीम पैलेस का लुक खराब कर रहा था। समंदर के साहिल पर कुछ पुराने होटल्स और बिल्डिंग्स इस नए होटल का व्यू खराब कर रहे थे, जिनको शेख मोहम्मद के ऑर्डर पर गिरा दिया गया। अब व्यू कुछ बेहतर तो हुआ, लेकिन जब शेख ने कंस्ट्रक्शन साइट का विजिट किया तो उनको कुछ अधूरा अधूरा लगा। उसके बाद शेख ने जो फरमाइश की वो सुनकर इंजीनियरिंग टीम के होश ही उड़ गए। दुबई के रूलर का कहना था कि उनको बुर्ज अल अरब में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए, जहां डिनर करते वक्त ऐसा महसूस हो जैसे समंदर के ऊपर हवा में बैठकर डिनर किया जा रहा है। क्योंकि ये फरमाइश ऐसी थी कि ना तो उसके लिए कोई सपोर्ट बनाई गई थी और ना ही इंजीनियरिंग टीम उसके लिए प्रिपेयर्ड थी। अब कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना था, क्योंकि अब ये शेख की फरमाइश का सवाल था। ये फरमाइश पूरी करना आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत मुश्किल था, और इस काम को अंजाम देने के लिए आर्किटेक्ट्स को एक बार फिर से अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ी। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक डिजाइन तैयार किया गया, जिसमें बुर्ज अल अरब के कंक्रीट कोर में स्टील ब्रैकेट्स लगाए गए और फिर उनमें 10 मोटी बीम्स डाली गई। इन बीम्स के ऊपर लोहे का स्ट्रक्चर बनाकर उसको शीशे से सील किया जाएगा। बुर्ज अल अरब का ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वाकई इंजीनियरिंग हिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में से एक है। चैलेंज नंबर 8। क्योंकि बुर्ज अल अरब की खूबसूरती बाहर से ज्यादा उसके इंटीरियर में है, इसी वजह से अब बारी थी कि वर्ल्ड क्लास सुपर लग्जरी होटल के इंटीरियर डिजाइन का काम जल्द अज जल्द स्टार्ट किया जाए। लेकिन दुबई का मौसम ऐसा होता है कि यहाँ की ह्यूमिडिटी 100% तक पहुँच जाती है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बिल्डिंग के अंदर की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कम ना किया गया तो इंटीरियर डिजाइनिंग में शामिल गोल्ड प्लेटिंग और वुड कार्विंग का काम नहीं किया जा सकेगा। इसी वजह से अब टास्क था इस आलीशान बिल्डिंग को ठंडा करने का। ये साल था 1997 और अब बुर्ज अल अरब को पहली बार सेंट्रली एयर कंडीशन करने का काम शुरू हो गया, जिसके लिए विंडो पैनल लगाकर बिल्डिंग को सील किया गया और सेलिंग बोट के डिजाइन के हिसाब से एक साइड पर आइकॉनिक फैब्रिक वॉल लगाने का काम भी शुरू हो गया। ये फैब्रिक वॉल दुनिया की सबसे बड़ी फैब्रिक वॉल है, जो बुर्ज अल अरब के पूरे एक साइड को कवर किए हुए है। इसकी खास बात यह है कि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे बिल्डिंग का टेम्परेचर भी कम रहता है। बिल्डिंग सील होने के बाद पहली बार 1997 में बुर्ज अल अरब का सेंट्रल कूलिंग सिस्टम ऑन कर दिया गया और तब से लेकर अब तक यानी पिछले पूरे 24 सालों से कोई एक दिन ऐसा नहीं है जब बुर्ज अल अरब का कूलिंग सिस्टम बंद हुआ हो। चैलेंज नंबर 9। दिन रात की मेहनतों के बाद अब बुर्ज अल अरब इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बिल्कुल रेडी था। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम मशहूर डिजाइनर ख्वान चो ने करना था, जो वर्ल्ड क्लास डिजाइनिंग की माहिर तरीन डिजाइनर हैं। किंग ऑफ ब्रुनाई के महलात भी इसी डिजाइनर ने ही डिजाइन किए थे। डिजाइनर ने बताया कि शेख मोहम्मद को ऐसा डिजाइन चाहिए जो आज से पहले ना कभी बनाया गया हो और ना ही बाद में ऐसा डिजाइन कोई बना सके। इस डिजाइनर को बुर्ज अल अरब के 202 स्वीट्स और 180 मीटर्स ऊंचा एट्रियम ऐसे डिजाइन करना था कि दुनिया इसको देखकर ही हैरान रह जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए इटली और ब्राजील से 24,000 स्क्वायर मीटर मार्बल मंगाया गया, और वो भी बिल्कुल प्राइम क्वालिटी का। बुर्ज अल अरब में जितने मार्बल लगने थे उनकी साइज 3 सॉकर ग्राउंड के बराबर बनती है,
और आप यकीन नहीं करेंगे कि जितना मार्बल मंगाया गया था उतना ही 24 कैरेट गोल्ड भी मंगाया गया था, यानी 24,000 स्क्वायर मीटर या फिर 3 सॉकर फील्ड्स जितनी बड़ी गोल्ड प्लेटिंग भी मंगाई गई, क्योंकि किसी भी चीज को गोल्ड पेंट करना दुबई के रूलर की शान के ही खिलाफ है। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम खत्म करने की डेडलाइन अब करीब आती जा रही थी। इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े हर शख्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। डिजाइनर ने बुर्ज अल अरब के इंटीरियर को लग्जरी लुक देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। डेडलाइन के बिल्कुल करीब डिजाइनर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब बारी थी शेख मोहम्मद के विजिट की। जब शेख ने बिल्डिंग का विजिट किया तो वो इस आलीशान इंटीरियर डिजाइन को देखकर हैरान रह गए, लेकिन साथ ही उन्होंने डिजाइनर पर एक और पहाड़ तोड़ डाला। उनका कहना था कि आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन ये कंप्लीट कब होगा। ये बात सुनते ही जैसे डिजाइनर और उनकी टीम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शेख मोहम्मद ने कहा कि ये एट्रियम दुनिया का सबसे ऊंचा और लग्जरी एट्रियम है, लेकिन इसमें कलर्स कहाँ हैं। डिजाइनर ने एट्रियम के लिए व्हाइट कलर चूज किया था, जिसको शेख ने देखते ही रिजेक्ट कर दिया। अब एट्रियम को कलर्स देने के लिए फैब्रिक वॉल पर लाइट शो इंस्टॉल किया गया, डांसिंग फाउंटेन्स लगाए गए और मेहमानों के वेलकम के लिए एक आलीशान फिश एक्वेरियम भी सजाया गया। एट्रियम की वॉल्स को कलरफुल बनाने के लिए इसमें रेनबो शेड और गोल्ड प्लेटिंग का काम किया गया और एक बार फिर से शेख को आने की दावत दी गई। इस बार शेख ने पहली फुर्सत में ही डिजाइन अप्रूव कर लिया और ऐसे दिसंबर 1999 में बुर्ज अल अरब की ये आइकॉनिक बिल्डिंग कंप्लीट कर ली गई। अगली वीडियो में आप बुर्ज अल अरब के अंदर मौजूद 7 स्टार सर्विसेज के बारे में जान सकेंगे, जहां सस्ते से सस्ती चीज भी एक चाय का कप है और वो भी 11,400 रुपयों का। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की खसूसी फरमाइश पर बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये बिल्डिंग दुबई के रूलर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसी बिल्डिंग ने दुनिया भर में दुबई का इम्प्रेशन बनाना था और दुबई का फ्यूचर भी इसी बिल्डिंग पर डिपेंड कर रहा था। 1053 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने के लिए शेख मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई के सारे खजाने भी खोल दिए थे। उनको पैसों की परवाह नहीं थी, लेकिन जो चीज उनको चाहिए थी उसको हर कीमत पर कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मसला ये नहीं था कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना है, बल्कि मसला था कि ये ऊंचा तरीन होटल पानी पर बनाना था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने दिन रात एक करके दुबई के साहिल से 1300 फीट के फासले पर पत्थरों की मदद से पानी पे एक आइलैंड तो बना लिया, लेकिन जब वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होने ही वाला था तो एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनकी नींदें ही उड़ा दी। एक ताकतवर समंदरी तूफान आया जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि उसने आइलैंड के पत्थरों को भी हिला दिया था। यहाँ तूफानी लहरों ने आइलैंड को नुकसान पहुंचाया तो दूसरी तरफ दुबई के शाही महल में भी खौफ की लहर दौड़ गई। सबको यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने सिर्फ आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेंगी। आर्टिफिशियल आइलैंड पर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनने का ख्वाब अब डूबता दिखाई दे रहा था। हर तरफ मायूसी फैल चुकी थी और कंस्ट्रक्शन का काम हॉल्ट पे जा चुका था। लेकिन तभी एक इंजीनियर ने एक ऐसा सॉल्यूशन पेश किया जिससे चाहे तूफानी लहरें हों या फिर हरिकेन, आइलैंड फौलाद बनकर खड़ा रहेगा। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दुबई के साहिल पर फखर से खड़ी ये बिल्डिंग जिसको हम बुर्ज अल अरब के नाम से जानते हैं, ये बिल्डिंग ड्रीम पैलेस ऑफ दुबई के नाम से भी पहचानी जाती है। फ्रांस के एफिल टावर से भी ऊंचा 321 मीटर लंबा ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है, जिस पर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ था। मैन मेड आइलैंड पर यह दुनिया की सबसे पहली और ऊंची तरीन बिल्डिंग है और साथ ही सबसे ज्यादा लग्जरियस भी। जिस होटल में सिर्फ एक रात गुजारने का रेंट ही 18 लाख रुपयों के बराबर हो, उस बिल्डिंग की शान और शौकत का अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दुबई के रूलर के लिए बुर्ज अल अरब बनाने का फैसला काफी ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, 1950s में दुबई मछेरों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब 1960s में दुबई से ऑयल निकलना शुरू हुआ तो दुबई के हालात कुछ बेहतर होने लगे। जहां उनको ऑयल निकलने की खुशी मिली, वहीं उनको एक बुरी खबर भी सुनाई गई।
जियोलॉजिस्ट ने बताया कि दुबई से निकलने वाला तेल सिर्फ 2016 तक ही चल सकेगा, यानी दुबई के पास सिर्फ 2016 तक का टाइम था। उसके बाद उनके सर्वाइवल का कोई चारा नहीं था। शेख मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे होता, क्योंकि उस वक्त दुबई के पास सिर्फ 3 एसेट्स थे, सन, सी और सैंड। भला इस कड़कती गर्मी में कोई क्यों दुबई आने वाला था? टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी था कि टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, और यही वो स्पॉट था जिसका ख्वाब शेख मोहम्मद बिन रशीद ने देखा था। यानी दुबई के सहरा में एक ऐसा प्लेग्राउंड बनाने का प्लान किया गया था जहां सिर्फ अमीरों को ही खेलने की परमिशन होगी। लेकिन ये सब इतना आसान होने वाला नहीं था। एक तो समंदर में ही 7 स्टार लग्जरी होटल बनाना था, और वो भी दुबई की कड़कती गर्मी में। इस प्रोजेक्ट में जो भी इंजीनियरिंग टीम हाथ डालेगी, ये बात तो तय थी कि उनको अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। इंजीनियरिंग टीम को बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन में ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े जो उन्होंने इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में कभी नहीं देखे थे। चैलेंज नंबर 1, सबसे पहला चैलेंज था शेख को इम्प्रेस करने का। यानी दुबई ये प्रोजेक्ट बनवाना तो चाहता था, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा डिजाइन लेकर आए जो पहली नजर में ही शेख की आंखों में बस जाए। ब्रिटिश आर्किटेक्ट टॉम राइट और उसकी टीम ने ये मुश्किल काम अंजाम देने के लिए हामी तो भरी, पर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। टॉम राइट ने इससे पहले सिर्फ मामूली स्ट्रक्चर्स और स्कूल बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाए थे, लेकिन बुर्ज अल अरब का डिजाइन बनाने के लिए उनको अपनी लिमिट्स भी क्रॉस करनी पड़ी। जी हाँ, वो ये डिजाइन इमेजिन करने के लिए यॉट में बैठकर साहिल से काफी दूर गए, और तब उन्होंने एक सेलिंग बोट को वहां से गुजरते हुए देखा। टॉम राइट का कहना था कि समंदर से देखने पर साहिल पर मौजूद सेलिंग बोट दूर से ही काफी यूनिक लुक दे रही थी, और यही वजह थी कि उन्होंने ये डिजाइन बनाकर शेख के सामने पेश किया। दुबई के रूलर ने जब ये डिजाइन देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए और उसको फौरन अप्रूव कर लिया। चैलेंज नंबर 2, टॉम राइट को शेख के ऑफिस से डिजाइन का अप्रूवल तो मिल चुका था, और अब बारी थी काम स्टार्ट करने की। लेकिन यहीं एक और मसले ने इनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से इस आलीशान सेलिंग बोट डिजाइन को पानी के ऊपर होना था, जिसके लिए एक आइलैंड की जरूरत थी, और वो आइलैंड यहाँ मौजूद नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम अच्छी तरह जानती थी कि नया आइलैंड बनाने में कॉस्ट भी बढ़ेगी और बुर्ज अल अरब को समंदरी तूफान से खतरा भी होगा। लेकिन इससे भी बड़ा मसला ये था कि इनको 1050 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर एक ऐसे आइलैंड पर बनाना था जिसको आज से पहले किसी ने बनाने की कोशिश भी नहीं की थी। 1995 की स्टार्टिंग में आइलैंड बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, और इन्होंने साहिल समंदर से 1300 फीट दूर पानी के नीचे पत्थर डलवाना शुरू कर दिए। 5 महीनों की अनथक मेहनत के बाद इस आइलैंड की शक्ल सामने आने लगी। इस आइलैंड को अपने ऊपर 2 लाख टन वजन बर्दाश्त करना था, जो तकरीबन 50,000 एशियन एलिफेंट्स के वजन के बराबर बनता है। अभी आइलैंड पूरी तरह मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि अचानक वही हुआ जिसका सबको डर लगा हुआ था। जी हाँ, अरेबियन सी में एक समंदरी तूफान ने ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपनी लपेट में ले लिया, और साथ ही बुर्ज अल अरब के लिए बनाए गए आइलैंड को भी। खौफनाक समंदरी लहरों ने आइलैंड के पत्थरों को हिला दिया, जिसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा भी टूट गया था। ये खबर दुबई के शाही महल में आग की तरह फैल गई। सबको यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने सिर्फ आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्ज अल अरब को कैसे छोड़ेंगी। 5 महीनों की मेहनत और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी ये ख्वाब अधूरा ही रह जाने का डर था। ये मसला बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला इतना बड़ा मसला था कि इसकी वजह से पूरी कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पे आ गया था। लेकिन चंद महीनों के बाद आइलैंड इंजीनियर माइक मैक्नोलस ने एक आइडिया दिया। माइक का मानना था कि समंदर की लहरों को किसी भी सूरत रोक नहीं सकते, लेकिन उनका जोर हम जरूर कम कर सकते हैं। माइक ने ऐसे हॉलो कंक्रीट स्लैब्स तैयार किए जो आइलैंड की दीवारों पर लगाए जाएंगे। जैसे ही लहरों का पानी इन हॉलो स्लैब्स में घुसेगा तो वो आइलैंड के पत्थरों से टकराने के बजाय हॉलो स्लैब में ही गोल घूम जाएगा। माइक ने आइलैंड के एक 3D मॉडल पर हॉलो कंक्रीट स्लैब्स लगाए और आर्टिफिशियल लहरों से उनको टेस्ट भी करके दिखाया। हैरत अंगेज तौर पे आइलैंड की दीवारों पर लगने वाला जोर 50% तक कम हो चुका था। ये खबर मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई।
चैलेंज नंबर 3। अब बारी थी फाउंडेशन यानी बुर्ज अल अरब की बुनियाद डालने की। फाउंडेशन डालने के लिए आइलैंड पर 30 मीटर डीप खुदाई करके एक कॉफर डैम बनाया गया। इंजीनियर्स का प्लान था कि बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन सॉलिड स्टील पाइल्स पे रखी जाएगी। ये सॉलिड स्टील पाइल्स जमीन में मौजूद हार्ड रॉक्स के अंदर ड्रिल किए जाते हैं ताकि इनके हिलने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। लेकिन जमीन में ड्रिलिंग करके 180 मीटर की गहराई तक भी इंजीनियर्स को कोई सॉलिड रॉक ना मिल सका। यानी जिस जमीन में वो स्टील पाइल्स डालने जा रहे थे वहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं था। फाउंडेशन की बुनियाद सिर्फ रेत पर रखना खतरे से खाली नहीं था। ज्योग्राफी के हिसाब से दुबई फॉल्ट लाइंस के काफी करीब है और अर्थक्वेक की सूरत में लाखों टन वजनी स्ट्रक्चर एक ही झटके में ढेर भी हो सकता है, क्योंकि जब जमीन हिलती है तो रेत के जर्रे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और ये कंडीशन खास तौर पे तब मजीद भयानक हो जाती है जब रेत के ऊपर कोई हैवी स्ट्रक्चर खड़ा हो। इस मसले से निपटने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प ने एक आइडिया पेश किया। उनका कहना था कि अगर रेत में स्टील पाइल ठोका जाए तो एक वक्त के बाद वो अंदर जाना बंद कर देगा, क्योंकि जमीन के अंदर इसके गिर्द अब ऐसी रेत आ चुकी है जो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। यानी अर्थक्वेक से कंप्रेस्ड सैंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इफेक्ट को स्किन फ्रिक्शन इफेक्ट भी कहा जाता है। ड्रिलिंग टेस्ट करके चेक किया गया तो इंजीनियर्स को आइलैंड के नीचे कंप्रेस्ड सैंड मिल गई। बिना किसी इंतजार के 250 स्टील पाइल्स जमीन में डाल दिए गए। यानी पूरे बुर्ज अल अरब का लोड अब इन स्टील पाइल्स पे रखा जाना था। स्टील पाइल्स डालने के बाद कंक्रीट डालकर एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर ली गई। नाजरीन, बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल एंडिंग पे ही था जब दुबई के शेख ने फरमाइश की कि उनको इसमें एक ऐसा रेस्टोरेंट भी चाहिए जो हवा में ही फ्लोट करता दिखाई दे। ये फरमाइश इंजीनियर्स के गले आ गई, क्योंकि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने के लिए पहले से ही उसकी सपोर्ट बनाना जरूरी था। शेख तो फरमाइश करके चले गए। अब ना ही आर्किटेक्ट्स को मना करने की हिम्मत थी और ना ही उनके पास कोई सॉल्यूशन था। आगे जो हुआ वो आप जान सकेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बेइंतहा खुशी होती है। मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में। लिहाजा अब इस तरह के 2.5 लाख से भी ज्यादा सुराख करके 5 किलोमीटर तक फैले पूरे पाम आइलैंड को ठोस बना लिया गया। जिस आइलैंड को बनाने में 7 साल का वक्त लगना था, 40,000 वर्कर्स की मदद से इसको सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया गया। जनवरी 2009 में सारी बिल्डिंग्स बनाने के बाद पहली बार पाम जुमेरा पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। दुबई में पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला पाम ट्री शेप का आइलैंड होने जा रहा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इंजीनियर्स को लग रहा था कि शायद इस प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल तरीन काम समंदर की लहरों से मुकाबला करके उस पर आइलैंड बनाना है, लेकिन उनका असल इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। जी हाँ, ये बात है 2003 की, जब पाम जुमेरा आइलैंड कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इस पर विलाज, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स बनाने की। तभी ये नोटिस किया गया कि आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता वापस समंदर में डूब रहा है। यानी अगर ये खाली आइलैंड ही समंदर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो जब इस पर हजारों बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी तो फिर इसका क्या हाल होगा, ये इमेजिन करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। 3 सालों की अनथक मेहनत और अरबों डॉलर सबको पानी में घुलते हुए नजर आ रहे थे। इस मसले को लेकर आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन के काम को रोकना पड़ गया, क्योंकि ना सिर्फ ये बहुत खतरनाक मामला था, बल्कि ये दुबई के शेख की इज्जत का भी सवाल था, जिनके प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया देख रही थी। हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए आइलैंड को वापस समंदर में डूबने से कैसे रोका जाए, ये समझना पूरी प्रोजेक्ट टीम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस मसले को किसी भी सूरत में जल्द अज जल्द रास्ते से हटाना जरूरी था, क्योंकि ये दुबई के शेख की इज्जत का सवाल था।
ज़ेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, अरेबियन गल्फ में 5 किलोमीटर तक फैला ये है इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसकी असली शक्ल सिर्फ आसमान से ही देखी जा सकती है। इस पूरे आइलैंड को बनाने में हैरत अंगेज तौर पे 40 नहीं 50 नहीं बल्कि पूरे 900 अरब रुपयों का खर्चा हुआ था। ये आइलैंड ना सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में अपने पॉश विलास, लग्जरी होटल्स, बीच क्लब्स और यहाँ से दिखने वाले दिलकश नज़ारों की वजह से मशहूर है। सिर्फ रेत और पत्थर से बनाए गए इस आइलैंड को ना सिर्फ समंदरी तूफान से बल्कि अर्थक्वेक्स और सुनामी से भी खतरा रहता है, लेकिन फिर भी 18 सालों से ये आइलैंड सिटी अरेबियन गल्फ में फख्र से खड़ी है, जो कि इसको बनाने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स की खून पसीने की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। इस नामुमकिन प्रोजेक्ट को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजरकर मुमकिन बनाया, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलात का सॉल्यूशन निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, क्योंकि दुबई के पास से तेल खत्म हो रहा था, इसी वजह से अब दुबई के सर्वाइवल का सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो था टूरिज्म। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ने लगी थी। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पे फैली हुई थी, उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। उस वक्त के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम दुबई के समंदर में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे जिससे दुबई को बीचेस के लिए एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल सकेगी। इस आइलैंड का डिजाइन बनाने के लिए उन्होंने अपने खास लोग लगा दिए। सुल्तान अहमद बिन सुलैम, जिनको इस टास्क पर लगाया गया था, उन्होंने शेख को एक सर्कुलर शेप आइलैंड का डिजाइन पेश किया। इस सर्कुलर शेप आइलैंड से दुबई को 7 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल रही थी, लेकिन ये काफी नहीं थी। शेख ने ये डिजाइन फौरन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको 7 नहीं बल्कि 70 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन चाहिए थी। इस बार शेख ने खुद डिजाइन बनाने का फैसला किया। शुरू में तो कोई डिजाइन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर शेख एक ऐसा डिजाइन मैदान में लेकर आए जो कुछ और नहीं बल्कि एक पाम ट्री की शेप थी। हैरत अंगेज तौर पे इस डिजाइन से दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर का इजाफा हो रहा था, यानी दुबई की करंट कोस्ट लाइन का 80%। कागज पर डिजाइन तो बन चुका था, लेकिन मसला ये था कि आज से पहले किसी ने भी इस शेप का इतना बड़ा आइलैंड नहीं बनाया था। चैलेंज नंबर 2, चैलेंज सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ ये पाम ट्री शेप का आइलैंड बनाना है, बल्कि यहाँ एक पूरी सिटी को भी बसाना था जिसमें लग्जरी विलास, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे। जब इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से मशवरा लिया गया तो उनका मानना था कि इस आइलैंड को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको कंक्रीट और स्टील से बनाया जाए, लेकिन दुबई के क्राउन प्रिंस कुछ और ही चाहते थे। जी हाँ, शेख के पास जो आइडिया था उसने इंजीनियरिंग टीम के चैलेंज को मजीद बढ़ा दिया था। वो चाहते थे कि आइलैंड को पूरी तरह से नेचुरल मटेरियल से बनाया जाए, यानी ये आइलैंड रेत और पत्थरों से बनाया जाना था। एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली रेत और पत्थर इतने ज्यादा थे कि उनसे 2.5 मीटर ऊंची एक ऐसी दीवार बन सकती है जो हैरत अंगेज तौर पे पूरी दुनिया का एक गोल चक्कर लगा सकती है। इतने ज्यादा पत्थर और रेत कहां से आएगी, ये तो एक अलग ही मसला था, लेकिन दुबई के समंदर में एक ऐसा आइलैंड सिटी बनने जा रहा था जिसको दिन रात समंदरी लहरों से मुकाबला करना था। इसीलिए इस आइलैंड को बनाने के लिए दुबई के शेख को दुनिया की बेस्ट इंजीनियरिंग टीम चाहिए थी। इस काम को अंजाम देने के लिए नॉर्वेज की एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया। सबसे पहले इंजीनियरिंग टीम को ये प्लान करना था कि पाम ट्री शेप के आइलैंड को समंदरी तूफान और खतरनाक लहरों से कैसे बचाया जाएगा। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि पाम ट्री शेप के चारों तरफ समंदर की लहरों को रोकने के लिए पत्थरों से एक कर्व्ड शेप का आइलैंड बनाया जाए, जिसको ब्रेक वाटर भी कहा जाता है। अब टाइम था वो सारी कैलकुलेशंस करने का, जिससे ये मालूम पड़ेगा कि क्या अरेबियन गल्फ के इस हिस्से में ब्रेक वाटर आइलैंड बनाया भी जा सकता है कि नहीं।
समंदर की लहरें जो कई फुट तक ऊंची होती हैं और जो अपने बीच में आने वाली तमाम चीजों को निगल भी सकती हैं। कैलकुलेशन से मालूम पड़ा कि अरेबियन गल्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि गल्फ के एंट्री पॉइंट पे ये तमाम लहरें अपनी पावर कम कर लेती हैं। लेकिन तूफान का खतरा अभी भी बाकी था, जो इस आइलैंड सिटी को टफ टाइम दे सकता था। इंजीनियर्स की अभी फाइनल कैलकुलेशंस चल ही रही थी कि उन पर एक ऐसा पहाड़ तोड़ दिया गया जिससे मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। चैलेंज नंबर 3, वो मुसीबत ये थी कि दुबई के शेख ने इंजीनियरिंग टीम को रिसर्च पर ज्यादा टाइम जाया करने से मना करके जल्द अज जल्द कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने का हुक्म दिया। नॉर्मली इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में 15 साल लगते हैं, लेकिन शेख ने इस पूरे आइलैंड और इस पर बनाई जाने वाली सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल रखे थे। ये टारगेट मिलते ही इंजीनियरिंग टीम की तो जैसे हवा ही निकल गई थी। एक तरफ इनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई थी और दूसरी तरफ उनको ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 5 सालों में कंप्लीट करना था, जिसमें 2.5 साल आइलैंड बनाने के थे और बकाया 2.5 साल आइलैंड पर बिल्डिंग्स बनाने के। लिहाजा बगैर टाइम जाया किए 2001 में आइलैंड की आउटर वॉल यानी ब्रेक वाटर की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया, ये जानते हुए कि फाइनल कैलकुलेशंस करना बाकी था और एक छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़ी आफत को दावत दे सकती है। अभी इंजीनियरिंग टीम के कुछ समझ आया ही था कि एक खौफनाक हादसा हो गया। सितंबर 2001 में 9/11 का अफसोसनाक वाकया हुआ और इस वाकये की वजह से पूरी दुनिया को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। लोगों ने डर के मारे ट्रेवल करना ही छोड़ दिया था, खास तौर पे वेकेशंस के लिए, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दुबई का हो रहा था। महीनों की रिसर्च और अभी तक जो लाखों डॉलर इस पर खर्च हो चुके थे, उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले 1200 फॉरेन इंजीनियर्स को दुबई में खतरा होने लगा और उन्होंने वापस हॉलैंड रवाना होने का प्लान बना लिया। लेकिन दुबई के शेख ने उनको सिक्योरिटी का यकीन दिलाया और प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू करने का हुक्म दिया। चैलेंज नंबर 4, नवंबर 2001 में एक बार फिर से आइलैंड की आउटर वॉल का काम स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन मसला ये था कि पाम जुमेरा के ट्री शेप को बचाने के लिए पहले आउटर आइलैंड यानी ब्रेक वाटर को बनाना जरूरी था। इस पूरे प्रोजेक्ट के 2 अलग अलग हिस्से थे। एक तो था इसका ये पाम ट्री शेप, जिसको टोटली रेत से बनाना था। रेत से बनने वाले इस पाम ट्री आइलैंड को समंदर की लहरें नुकसान ना पहुंचाएं, इसी वजह से इसको चारों तरफ से एक आउटर आइलैंड प्रोटेक्ट करेगा। और ये आउटर आइलैंड सिर्फ रेत नहीं बल्कि ये हैवी पत्थरों से बनाया जाएगा। लेकिन इतने सारे पत्थर आखिर आए कहां से? इस आउटर आइलैंड के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर चाहिए थे। ये इतने पत्थर थे जिनसे 2 इजिप्ट के पिरामिड्स बनाए जा सकते हैं। दुबई जहां सिर्फ रेगिस्तान और पानी पाया जाता है, यहां से इतने सारे पत्थर अरेंज करना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इसी वजह से एक्सकवेशन टीम को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 16 अलग अलग लोकेशंस पर पहाड़ों से पत्थर निकालने का टास्क दिया गया। पहाड़ों को दिन रात डायनामाइट से ब्लास्ट करके पत्थरों के बड़े बड़े पीसेस निकाले जाते थे। एक एक पत्थर 6 टन से भी ज्यादा वजनी, और ऐसे लाखों पत्थर निकाल कर दुबई के साहिल तक ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। और यहाँ से आगे आइलैंड साइट तक इन पत्थरों का सफर बड़ी बड़ी शिप्स में होता था। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक दिन में 40,000 टन पत्थर आइलैंड साइट तक पहुंचाए जाते थे। ये टोटल 217 बोइंग 747 जहाज के वजन के बराबर बनता है। दिन गुजरते गए और आउटर आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल दिखाने लगा। लेकिन क्या ये इतना मजबूत था भी कि नहीं? जिन पत्थरों को समंदर में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। नाजरीन, पाम जुमेरा का ट्री जिसको सिर्फ रेत से बनाया जाना था, इस आइलैंड में लगने वाली रेत का वजन 13 लाख टन से भी ज्यादा था। यहाँ वो रेत इस्तेमाल नहीं हो सकती थी जो दुबई के रेगिस्तान में पाई जाती है। तो आखिर इंजीनियरिंग टीम ने इतनी सारी रेत का बंदोबस्त कहाँ से किया?
और जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद वापस समंदर में डूबने लगा तो आखिर इस मुसीबत से निकलने के लिए इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा, ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।